धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की। बल्कि अब तो ये कहना कुछ गलत ना होगा कि बांग्लादेश की भी खास तरीके से बात करनी पड़ेगी। वैसे हमने अमेरिका चुनाव पर भी खास बातचीत का दौर पिछले कई दिनों से शुरू कर रखा है, और ये बातचीत हम इसलिए आपके सामने रख पाते हैं क्योंकि हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आजकल वैसे लेट हो जा रहे हैं हम रिकॉर्डिंग करने में और बाद में एडिटिंग करने में, और जो 5 साढ़े 5 बजे हम ये बुलेटिन रोजाना लोगों के सामने रख देते थे वो आजकल नहीं रख पा रहे हैं, उसका टाइम बिगड़ गया है। अब क्या करूं, कुछ व्यस्तता है जिसके कारण मुझे हरियाणा और आसपास के जगहों में दौड़ना पड़ रहा है। कुछ व्यक्तिगत कारण है, कुछ राजनीतिक कारण है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। जी चलिए खैर, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिक्र करते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरों का। डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने साफ कर दिया कि उन्हें खालिदा जिया की सरकार भी नहीं चाहिए और फौजी सरकार तो किसी तरह से चाहते ही नहीं हैं। अभी तक खबरें चल रही थी कि पहले इनको सलाहकार ही बनाया जाएगा। जहां तक जनता की बात है, उन्हें यह डॉक्टर साहब पसंद आ रहे हैं। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के प्रमुख थे और जैसा हमने कल भी बातें की थी, इनका योगदान रहा है गरीब महिलाओं के बीच में जाने का। हालांकि उन पर दूसरी तरह के आरोप भी हैं, लेकिन अभी के हालात में जो दिख रहा है वो कोई भी ऐसी पार्टी या व्यक्ति नहीं है जो प्रगतिशील हो, क्रांतिकारी हो, एक नई दिशा दे सके बांग्लादेश को। ना पक्ष ना विपक्ष, मिलिट्री तो खैर जब तक वह पॉलिटिकल ग्रिप में नहीं रहेगा उसके ऊपर पॉलिटिकल शासक नहीं होंगे। पॉलिटिकल शासक का क्या मतलब है? जनता के प्रतिनिधि। तब वह एक आवारा होता है जो हम बगल में म्यांमार में देख रहे हैं। तो अभी डॉक्टर साहब बड़े मतलब सही नजर आ रहे हैं। और कुछ और घटनाएं आ रही कि जो बांग्लादेश में जो हंगामा हुआ था, बहुत सारे तोड़फोड़, गंदगियां फैली थी, उन्होंने, जनता ने लोकल कमेटी बना रखी है, खासकर यूथ, स्टूडेंट्स, बेरोजगारों की, जो वहां की सफाई करने में। और हालांकि कुछ घटनाएं आ रही हैं सामने की अल्पसंख्यकों पर आक्रमण हो रहा है, लेकिन ये लोग जाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां खड़े होकर कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं और वापस माहौल को नॉर्मल बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, पुलिस भी वहां की हड़ताल पर चली गई और उन्होंने सीधा कह दिया जब तक सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा तब तक वो लोग काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि आज वहां पर कुछ चीजें खुलनी भी शुरू हो गई, यूनिवर्सिटीज भी खुल गई हैं, बाजार वगैरह भी खुल गए हैं। खालिदा जिया जो रिहा हुई थी, उनके बारे में खबरें चली हैं वो तो इलाज कराने विदेश जाएंगी, लेकिन उनका बेटा बड़ी रैली कर रहा है। तो क्या उनका बेटा अपने सपने पूरे करना चाह रहा है? अब मौका है, उन्हें मौका है, चूंकि विपक्ष चला गया है, जनता उनके साथ है, जमात उनके साथ है, मिलिट्री की भी कहीं ना कहीं से एक तरह से कहें तो सिंपैथी है इनके प्रति, इनके खिलाफ बहुत गलत कार्रवाइयां हुई हैं वगैरह वगैरह है। तो अपनी कोशिश करेंगे कि अभी ना सही, लेकिन अगला जब भी चुनाव आता है, चुनाव तो करना है, उन्हें दिखाना है कि प्रजातंत्र है, तब शायद एक बड़े हिस्से के मालिक बन सके, उसके उत्तराधिकारी के रूप में आगे आ सके। कोशिश वही है। जी, पहली घटना जो विदेश से आई है, जिसे हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश पर हमला हुआ है, अमेरिका से है। यहाँ दूतावास पर, एम्बेसी पर हमला कर दिया गया है। अब जनता को तो नजर आ रहा है, अभी तक, कल तक भी मैं यही कह रहा था, हालांकि इसमें कुछ सच्चाई भी है कि जो यहाँ हंगामा हुआ और आंदोलन जब खत्म होना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से कि ठीक है भाई, जो 1971 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बाल बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाए, 50% के आसपास था, उसको खत्म किया जाए, उसके बाद खत्म होगा। लेकिन इसके बावजूद इसमें आग डाला गया और साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से वैसे लोग इसमें घुसे पड़े हैं जो यहाँ पर येलो रिवॉल्यूशन या कलर रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, जिस तरह से यूक्रेन में हुआ, भारत में हुआ, उसकी पूरी कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए जनता में गुस्सा है कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामले में क्यों दखल दे रहा है। और बांग्लादेश के युवक और मजदूर वर्ग जो है बाकी देशों की तुलना में, इस एशिया में कहें, भारत से भी ज्यादा अधिक राजनीतिक रूप से तो जानकार है ही है, ज्ञानी है, प्लस अपने वर्ग के
प्रति चेतित हैं, उनको चेतना है, चेतित शब्द से नहीं है, उनको चेतना है कि यह हमारा वर्ग है, यह मजदूर वर्ग है, यह प्रताड़ित वर्ग है और हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जी, पूरी दुनिया के विश्व गुरु बन चुके नरेंद्र मोदी को लेकर बात करना चाहता हूं बांग्लादेश में हुए इस घटनाक्रम के संदर्भ में। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफा बंगबंधु की पार्टी, अवामी लीग और पहले बंगबंधु के संपर्क में रहना, पहली जो सरकारें होंगी और बाद में अब ये शेख हसीना के संपर्क में रहना, विपक्ष से कोई ताल्लुक ना रखना, ठीक उसी तरीके से नहीं हुआ जैसे हम लोग विदेश नीति के मामले में अफगानिस्तान में फैल हुए कि पहली जो सरकार थी उससे हमारे संबंध थे, तालिबान आ गया उससे हमारे कोई ताल्लुकात ही नहीं। जहां तक अफगानिस्तान का है वह दूर की लग्गी से कर रहे थे, अमेरिका की मदद से कर रहे थे, अमेरिका गया, हमारा संबंध गया, बीच में पाकिस्तान भी है। लेकिन बांग्लादेश एकदम हमसे सटा हुआ देश है, उसकी राजनीतिक सत्ताधारी जो भी थे उनसे संबंध हमारा ठीक रहा है। नरेंद्र मोदी ना कहें, जो थिंक टैंक है वह तो केवल जो आपके सामने दे दिया गया वो बोल दिया गया, उनके जो थिंक टैंक है जिसमें एनएसए की भी चीफ है, विदेश मंत्रालय है, कहते हैं कि जयशंकर बड़े पढ़े लिखे, किताबें तक लिख दी है, और बाकी सब जितने इंडियन फॉरेन सर्विसेज के हेड हैं, अंबानी अदानी के हेड हैं, जो वहां लगाना चाहते हैं, वहां करना चाहते हैं, चीन को हटाकर जो भी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी के किनारे बांध वगैरह बनाने की बात है, ये लोग कहां चूक है? मोदी सरकार की चूक हुई है, यह कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और वहां पे जो इनका संबंध इन देश के साथ बनना था, यदि सही में अमेरिका घुस रहा है तो एक समझ में आता है, लेकिन पिछली सरकार ज्यादा प्रो भारत था, न्यूट्रल होने के बावजूद दो बार लगातार वो आ चुकी थी वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। एक बार जब इनका खुद का प्रधानमंत्री पद का जब समारोह चला तो उसमें आए थे, उसके बहुत जल्दी दोबारा भी आई थी अंदरूनी बातचीत करने के लिए, जो कि हम लोग समझने में सफल ना हो सके। उस समय से ही कुछ न कुछ चिंगारी खड़ी हो रही थी जो आम जनता को वो उपलब्ध नहीं था, मैं नहीं पता था। तो भारत सरकार की दूसरी मीडिया में मैंने जहां तहां देखा है, जो गोदी मीडिया नहीं है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश में पूर्ण रूपेण असफल हुई है और उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि चीन के साथ क्या करें, बांग्लादेश तो कह रही है, और इंग्लैंड और अमेरिका के साथ भी क्या करें। जी, भारत में भी चर्चाएं शुरू हो गई है, कई नेता बयान दे रहे हैं कि भैया यहां पर भी ऐसा हो सकता है, पीएमओ तक लोग पहुंच सकते हैं। अब देखिए, सीन तो बड़ा अजीब हो गया है, यह सरकार एक तरह से निष्क्रिय सी, हताश सी हो गई है, इसके समझ में नहीं आ रही है। और नई सरकार का भी क्या रूप लेगा वह भी समझ नहीं आ रहा है। जनता का जो जोश है, यदि सही में उन्होंने अपनी एक संगठन खड़ा की, असम में जब बंगालियों के खिलाफ और उल्फा जब आया था और बड़ी जबरदस्त आंदोलन हुआ था, मुख्यमंत्री को हटाया था, उन्होंने अपनी पार्टी बना के सत्ता में थे, बाद में हट गए, हार गए, बात अलग है। वैसे यदि सही में इस बांग्लादेश में इनकी नई सरकार बनती है, कुछ प्रोग्रेसिव रूप लेती है, तो उसका रुख क्या होगा यह भारत सरकार समझने में असमर्थ है। उसके बीच में जो नया जो उभार आया है वह बिल्कुल इनके समझ से बाहर की चीज है। इसलिए हमें समझना होगा कि सही में जब मजदूर वर्ग की सत्ता आए तो ये लोग जितने भी पैरासाइट हैं, हमारे श्रम के ऊपर जो खा पी रहे हैं और हमें हमारे ही ऊपर अधिकार जमा के हम ही बता रहे हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या कपड़े पहने, क्या बोले ना बोले, किसके पक्ष में धरना प्रदर्शन निकाले, ये जिस तरह से हमारे माँ बाप बन गए हैं, इनका क्या हश्र हो गया। तो छोटा सा उदाहरण है। जी, वैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं, बड़ा देश है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग इलाके हैं, अरे वो छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां एक जैसी भाषा बोली जा रही थी, वहां ये सब मुमकिन है। बड़े देश में बड़ा भयानक तहलका आता है, ठीक है, 100 वर्ष से अधिक हो गया, रूस में हुआ था, चीन हमसे बड़ा देश था, 1949 में हमारे देश के स्वतंत्रता के तकरीबन 1 साल बाद वहां क्रांति हुई थी। और अन्य जगहों में क्यों, अमेरिका में क्रांति नहीं हुआ था, ब्रिटिश के आधिपत्य से वो लोग मुक्त हुए थे, और पूरा दुनिया में हुआ था। मनमोहन सिंह जाते जाते, मतलब जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय, जब पूरे मिडिल ईस्ट में और इस्लामिक देश में वहां पे बहुत जबरदस्त आंदोलन हुए थे और कई सत्ता उखाड़ फेंके थे उन्होंने, जिसे जास्मिन रिवोल्यूशन के बाद कहा था कि भारत में संभव नहीं है। चाहे वो मनमोहन सिंह हो या अभी की सरकार या कोई हो, इनको क्रांति से बहुत डर लगता है। जो भी इनके आधार हैं खत्म हो जाएंगे, जो भी इनका इज्जत है खत्म हो जाएगा, ना गोदी मीडिया रहेगी, ना इनका पुलिस रहेगा, प्रशासन रहेगा, ना इनका न्यायपालिका रहेगा। और भारत बड़ा है तो यहाँ क्रांति बड़ी और भी जबरदस्त तरीके से होगी। क्यों नहीं होगी?
और संभाव्य होना आज नहीं तो कल। हाँ, यह निर्भर करता है जनता पर नहीं, जनता पर तो है ही है, वो तो कर ही रहे, हम पर निर्भर है कि हम उसको किस तरह से सही रास्ता पर लेके जाएं। जी, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसे सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें यहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बड़ा दर्द छलक रहा है, लेकिन जब यहाँ पेशाब किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, महिलाओं तक को बेइज्जत किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है उनके साथ, तब तुम्हें याद नहीं आती है? इनको यदि शोर मचाता है तो अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ तक कि हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे लोगों को जो मारा जा रहा है, जिसमें बहुमत हिंदू ही है, उनके खिलाफ भी वहां संघर्ष हो रहा है कि भाई विदेशियों को भगाओ, उनके खिलाफ आवाज लगाएं। और इसके विरोध में यदि मेरा नारा है, जो मार्क्स ने कहा था, एंगल्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो। जी, चलिए अब शुरुआत करते हैं अगली खबर की और ब्रिटेन का रुख करते हैं। 400 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन दंगे नहीं रुक रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है, जो आपने पहले शंकाएं उठाई थी, मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं था कि यह नई सरकार, लेबर सरकार, हालांकि पूंजीपतियों की सरकार है, यह सरकार भी युद्ध के लिए वैसे ही काम कर रही है जैसे पिछली सरकार, टोरी सरकार कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा कष्ट तो है। उन्होंने इंग्लैंड से रिफ्यूजीज को भगाने की बात की थी, उसको बंद कर दिया। कहीं ना कहीं से कह रहे हैं कि मजदूरों को कुछ न कुछ देंगे, नौकरियां बहाल करेंगे, कर रहे हैं। जहां तक इसकी बात है, नेतान्याहू की गिरफ्तारी का वारंट आया तो उसका खिलाफत नहीं करेंगे, कह दिया। इसलिए जो जियोनिस्ट रिजीम है, जो उनका समूह है, जो इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह है, और बड़े नामी गिरामी लोग हैं, और अरबपति नहीं खरबपति तक है, वो लोग इस आंदोलन को कहीं ना कहीं से उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वैसा हो रहा है, नहीं तो कोई कारण नहीं बनता है। ठीक है, माना कि 3 बच्चों को मारा गया, बड़ा जघन्य अपराध था, लेकिन मारने वाला भी कौन था? वह भी कोई बड़ा ही, मतलब किसी पार्टी की तरफ से सशक्त बंदा नहीं था। तो यहाँ पे यह सरकार यदि उसे नहीं रोक पा रही, इसका कारण है कि इसमें पैसा लग रहा है, वहां की प्रशासन और पुलिस भी कहीं ना कहीं से ढिलाई कर रही है। और जो ये लोग कह रहे थे कि जेल में कमी, हम लोगों को छोड़ेंगे, अब दबा के भर भर के उसको लाके कर रहे हैं। कुछ न कुछ गुंजल है, साधारण सी बात नहीं है। जी, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए और जो डीप स्टेट है उसकी मंशा के खिलाफ हो जाए, तो सबसे आसान तरीका है मुसलमान? म्यांमार देख लीजिए, रोहिंग्या मुसलमानों का हाल देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए कैसे मुसलमानों के साथ वहां पे तमाम चीजें हुई हैं, अभी ब्रिटेन देख लीजिए, या इसके अलावा कहीं भी दुनिया में देख लीजिए, हमारे भारत को ही देख लीजिए। मोदी सरकार जो है इस बार अगर घट गई है, बैसाखियों पर आ गई है, तो उसका खामियाजा ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों से ही भुगतना पड़ेगा। देखिए, फोबिया पैदा करना है इस सत्ताधारी वर्ग, चाहे जिस रूप में हो, जैसे भी हो, फांसीवादी हो, नाजीवाद हो, या जियोनिज्म हो, अमेरिका हो, उसको कहीं ना कहीं से जनता में टूट करवाना है, लड़ाई करवाना है। रूसोफोबिया बड़ी जबरदस्त रूप से चल रहा है। यूएसएसआर के जो हिस्से थे, जो टूट के अलग हो गए, हर जगह रूसी भाषा पर बैन लग रहा है, रूसियों को बाहर निकाला जा रहा है, रूसियों के प्रति हर तरह की घृणाएं पैदा की जा रही। वही स्थिति चीन के खिलाफ भी करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। अभी मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए कि मुसलमानों के अंदर में उन्होंने जिहाद पैदा किया। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने मिलकर पैदा किया। जहां तक तालिबान हो, आईएसएस हो, हालांकि उसमें 5% भी मुसलमान नहीं होंगे, पूरी दुनिया के मिला ले तो 1-2% होंगे, और कुछ लोग भले ही उसके बहकावे में आके चले गए हों, लड़ने वाले 1-2% भी नहीं है। लेकिन यह उनकी कोशिश रही है, चूंकि यह कहीं ना कहीं से जिहाद के रूप में, आईएसआईएस के रूप में मिडिल ईस्ट में जहां तहां लड़ रहे हैं। अभी भी देखें, आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि आईएसआईएस का एक हिस्सा जो मुसलमानों की लड़ रहा है, उसके पीछे जियोनिस्ट रिजीम है, उसके पैसे लग रहे हैं, उसके आदमी लग रहे हैं, मोसाद उनको आदेश दे रहा है कि तुम कहां लड़ो, कहां नहीं मारो। धर्म तो बिल्कुल ऊपर में आम जनता के लिए, हमारे लिए है ही नहीं। और यह हम लोगों को समझना पड़ेगा कि दोस्त जो भी है, धर्म तुम्हारा व्यक्तिगत रूप होना चाहिए, और मुसलमानों के खिलाफ यदि हो रहा है तो इसका कारण है कि उसका फायदा इन बड़े पूंजीपतियों और उसके जितने भी उसके एजेंट्स हैं, चाहे वो जिस रूप में हो, राजनीतिक एजेंट्स हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, यह सब काम कर रहे हैं, इसलिए उनको फायदा मिल रहा है, वो हम मेवा लूट रहे हैं, हमें लड़ा के आपस में। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ये कल्चर एक नया पैदा हुआ है ना, कि दिखावे का धर्म, हर किसी को दिखाना है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, गाड़ी के पीछे लिख के, गले में पटका डाल के, या कुछ और करके, सर पे टोपी लगा के, चल के, बाइक पे बैठ के, धुड़ 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 करके, उन सब चीजों से बाज आने की जरूरत है। अगली खबर का रुख करें। अगर प्रदर्शनकारियों ने रूस का झंडा उठाया ना, तो देशद्रोह का मुकदमा लगा देगा नाइजर।
नाइजर नहीं, नाइजीरिया। अच्छा। नाइजर जो है, अब वहां से सत्ता से उन्होंने फ्रेंच और लास्ट में करते करते अमेरिकी फौजी को भी भगा दिया। जी। नाइजीरिया वह देश है जिसके बारे में आपने काफी प्रश्न उठाए थे और बड़े जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे थे महंगाई के खिलाफ, और कुछ टैक्स बढ़ाया था, और इनको जो खाद्य पदार्थ पे जो भी इनको थोड़ी सी छूट मिलती थी उसको वहां के राष्ट्रपति ने हटाने की कोशिश की थी, और वहां तो वो उन्होंने वापस कर ली है, लेकिन आंदोलन अभी चला उनको हटाने के लिए। और उस आंदोलन में जहां हजारों हजार लोग हैं, कुछ लोग अमेरिका के खिलाफ दिखाने के लिए उन्होंने रूस के राष्ट्रीय झंडा को दिखाया और पुतिन का भी झंडा लगा दिया। अब वैसा नहीं करना चाहिए वहां के लोगों को, लेकिन दूसरा सवाल मेरा यह है कि दूसरे देश का झंडा यदि खड़ा कर दिया तो वह गद्दार कैसे हो गया? वह गद्दारी में नहीं मानता हूं, गलत बात है। यदि नेपाल में भारत का झंडा लेके कोई चलता है तो गद्दार हो गया नेपाल का। अजीब गरीब हालत है। इस हद तक यह जो ऊपर का सत्ताधारी वर्ग है इस हद तक सनकी हो गया है, वास्तव में सनकी हो गया, और तानाशाह तो है ही है कि वह किसी न किसी आधार पर करके हमें देशद्रोह साबित करना चाहता है, उठा के जेल में बंद करना चाहता है यदि हमने सरकार का खिलाफ किया। एक लाइन यदि याद दिलाऊं 1971-75 के बाद में, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वह सनकीपन का हाइप था, फिर से यह नाइजीरिया में नजर आ रहा है। जी सही बात है, मोदी भगवान का रूप है, ये बताया जा रहा है, वो खुद भी बता चुके हैं। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। नाइजर जो है वो माली के बाद दूसरा देश बन गया यूक्रेन से संबंध तोड़ने वाला। भला बताइए, यूक्रेन की औकात हो गई, यहां हार रहा है, इसके हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए, लाखों क्या मिलियंस है, 10-10 लाख लोग देश छोड़ के भाग गए, और निस्ता नाबूद हो रखा है जहां जहां लड़ाइयां चल रही, कोई भी बिल्डिंग सही स्थिति में नहीं नजर आ रही है। और उसके गुंडे ही मैं कहना चाहूंगा, कहने के लिए उसके सीक्रेट एजेंट है, वह अफ्रीका में जाके नाइजर, माली, बुर्किना फासो में जाकर और वहां पे लड़ाइयां कर रहे हैं। अभी बुर्किना फासो के या माली के ऊपर में जाके इन्होंने जो पीएमसी था, प्राइवेट मिलिट्री कोर का जो हिस्सा था जिसमें रशियन में थे, उनके कुछ लोगों को मार रखा है माली में जाके, और सूडान के भी अंदर इन्होंने किया हुआ है, और बड़े खुश रहे कि हमने मार दिया है। और जरूर रूप से ये अमेरिका और इंग्लैंड के कहने पे कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीयकरण इस मिलिट्री के इस हद तक हो गया है, और दुर्भाग्यवश हम दुनिया के मजदूरों एक को हमने पीछे तहखाने में लाकर रखा हुआ है, हम आपस में लड़ रहे हैं। जी अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर हम चुनाव की बात करते हैं। और पहली जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि सिप्रो की भी बैंड बज गई, और उन तमाम लोगों की बैंड बज गई जिनको कहा जा रहा था फिलिस्तीन समर्थक हैं और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हो सकते हैं। मिनेसोटा के जो गवर्नर हैं उनका भाग्य जोर मार गया और उनको कमला हैरिस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। हाँ, ये काफी समय से पहले सीनेट के भी मेंबर थे, और ये अभी से वहां पे गवर्नर भी बने पड़े हैं, और कहते हैं कि ये थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। क्या प्रोग्रेसिव माइंड के हैं? टिम वॉल्ट्ज नाम है इनका, कि यह स्कूल में फ्री मील देते हैं। जरा आप इसे हमारे दर्शक अंदाजा लगाएं कि अमेरिका जो विश्व का सबसे धनी देश है, 33 ट्रिलियन डॉलर यानी खरब डॉलर के बराबर इनकी जीडीपी है, वहां फ्री मील देने की जरूरत पड़ रही है स्कूलों में। प्रो क्लाइमेट है, यानी क्लाइमेट के लिए काम करते हैं। मिडिल क्लास को एक्सटेंडेड लीव देंगे, पेड लीव देंगे, पहले जो नहीं मिलता था वो देंगे, उनके इंटर्न टैक्स में कुछ राहत देंगे। वीमेंस का रिप्रोडक्शन का है, जिसमें कमला हैरिस भी खुद भी कह रहे हैं कि गर्भपात करें कि ना करें, औरतों का मां का अधिकार होगा, उसके बारे में करते हैं। बस यही कुछ खास गुण है। यानी पूंजीवाद में जो जिस रूप में भी हो, अमेरिका में हो, इंपेरियलिस्ट रूप हो या मोनोपोली कैपिटलिज्म हो, उस रूप में थोड़ा मोड़ा जनता के प्रति कुछ बातें करते, हो सकता कुछ करा भी हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, और इसके लिए इसको इन्होंने अपना उपराष्ट्रपति बनाने की घोषणा की है, इस उम्मीद में कि जो प्रोग्रेसिव जनता है इनको वोट देगी। जी चलिए, ईरान से ताल्लुक रखने के आरोप में एक पाकिस्तानी को अमेरिका के अंदर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रंप वाला जो कांड हुआ है उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। हम जो भी कांड हो, ट्रंप वाले कांड में तो यहां तक कहते हैं कि ओबामा को मालूम था। उसकी बात की पुष्टि करने के लिए ये लोग कहते हैं कि ओबामा को मालूम था
कि अब बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं मानेंगे और इसलिए, लेकिन कमला हैरिस को यह देने के लिए तैयार नहीं थे ओबामा, इसीलिए लंबे टाइम लगा है। और डिक्लेरेशन के बाद भी अभी के राष्ट्रपति के द्वारा यह अभी कमला हैरिस का नाम का मनोनयन नहीं कर रहे थे, मतलब सेकंड उसको नहीं कर रहे थे। जहां तक इस बंदे की बात है, ऐसे लोगों की बात है, यह एक एक को ढूंढते हैं कहीं से कि कैसे लाके बाकी सबको दिखाएं कि तुम प्रो रशिया हो गए या प्रो ईरान हो गए या एंटी अमेरिका हो गए। वही चीज हो रहा है जो दुनिया के बाकी देशों में हो रहा है, किसी न किसी आधार पे दंडित प्रताड़ित करने के लिए पुलिस का काम धाम बड़ा लिमिटेड है। जो वास्तव में होना चाहिए वो नहीं कर रहा है, बल्कि इन सब राजनीतिक काम जो कि राजनीतिज्ञों को बातचीत में करना चाहिए था, कानून बनाना चाहिए था, वह पुलिस कर रही है। सीधे के सीधे राज्य प्रायोजित नहीं बल्कि राज्य द्वारा यह काम हो रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी यही दिखाती है। गिरफ्तारी से जुड़ी एक और खबर है, मैक्सिको की राष्ट्रपति ने दावा किया कि जिन लोगों को अमेरिका ने पकड़ा है मैक्सिको का ड्रग माफिया बताकर, उनसे तो अमेरिका की बातचीत चल रही थी। चल रहा होगा, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था कहीं पे, पूर्णतः याद नहीं है। ये जो माफिया के लोग हैं उसमें खासकर एक जो कि 3 या 5 भाई हैं और बाप को पहले ये लोग गिरफ्तार करके ले गए और अभी इन भाइयों से बातचीत चल रही थी कि भाई छोड़ देंगे, वो कर दो जो तो माफिया काम कर रहे हो उसमें हमारे लोगों का नाम मारो वगैरह वगैरह। CIA की एंट्री की कोशिश थी। CIA हर जगह घुसता है, चाहे तालिबान हो, माफिया हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, और बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जो बिलियनियर्स हैं, कोको कोला इस टाइप के, उसके थ्रू भी ये लोग उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे फोर्ड फाउंडेशन है, पैसे देते हैं, आम आदमी पार्टी को देते हैं, भाजपा को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं। तो यह तो उनका पुराना धंधा है। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों के। पहला जो अपडेट है वो आ रहा है ईरान से जुड़ा हुआ। ईरान इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि पुतिन ने उसको समझा दिया है। पुतिन ने समझा नहीं दिया है, कुछ न कुछ काम चल रहा है रशिया का, या यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ बातें चल रही हैं कि किस तरह से और प्रतिबंधित किया जाए इजराइल को और उसके खिलाफ काम किया जाए। और इस दौरान यदि आक्रमण हो गया तो फिर हो सकता है वह मुद्दा रुक जाए। क्या एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है ICC द्वारा वारंट निकालने की बात चल रही है जो नेतान्याहू के खिलाफ, उसकी चर्चाएं चल रही हो जिसपे ये सारी बातें हो रही है। और दूसरी चीज जो पब्लिक डोमेन के लिए यानी पब्लिक के लिए जो पुतिन ने कहा था कि जो भी करना हो ध्यान रखना कि सिविलियंस की उसमें हत्याएं ना हो, तो वह तो अपना चेहरा चमकाने के लिए बात है, लेकिन पहला मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए होल चीज को डिले किया जा रहा है। देखते हैं कब तक वो रुकता है। वैसे अमेरिका भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ समझौता किया जाए। मारने को तुमने मार दिया, उसके बाद करो कि नहीं भाई तुम हमको ना मारो। जी हिजबुल्लाह के चीफ तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भैया अगर इजराइल को जवाब नहीं दिया और इजराइल अगर जीत गया तो मस्जिद अक्सा को तोड़फोड़ कर देगा वो। अब वो मस्जिद तोड़फोड़ करे या ना करे, लेकिन इस हालात में यदि तुमने काउंटर अटैक ना किया और बृहद ना किया तो जहां तक गाजा की बर्बादी हो नजर आ रहा है वो अपना काम करता रहेगा। और जो भी हमास की शक्ति बचती है, मान लेते 50% ही है अपने तहखाने के द्वारा, और जो भी उसके पास अस्त्र शस्त्र बारूद और उसके जो सैनिक या लड़ाके हैं उसको भी तुम बर्बाद कर रहे हो। उसके हर क्षेत्र को धीमे धीमे कब्जा किए जा रहे हैं। और खान यूनिस में अभी ईस्टर्न पार्ट से अंदर जाने की बात हो रही है, यानी रफा की तरह ये लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बीच यदि तुम अभी नहीं कर दे, और जो उनके फोर्सेज हैं यानी हमास के साथ हिजबुल्ला और उधर में हुतीज और जो बाकी ईरान समर्थित जो रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं इराक और सीरिया में, तो ना करते हो तो वह तो अकेला खुला सांड की तरह लड़ रहा है, जो भी उसकी ताकत बनती है, और एक साथ ना मिलकर लड़ते हो तो तुम फंसोगे, मरोगे, और क्या होने वाला है। जी लेकिन लोग तो कह रहे हैं जो ईरान भक्त हैं कि ईरान ने जवाब दे दिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया, 7 को घायल कर दिया। 7 तो घायल हुए, हो सकता है कुछ उसके ठौर ठिकाने पे बर्बाद हुए, लेकिन यह यदि जवाब है तो टाइम फिश के बराबर भी नहीं है। जी चलिए अगला अपडेट है बेरूत से। वहां पर इजराइल ने कल उस समय अपने जहाज उड़ाए आधे घंटे तक जब हसन नसरुल्लाह बयानबाजी कर रहे थे, मतलब अपना भाषण कर रहे थे। ऐसा लगा कि जैसे वहां पर हमला कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लग गई, लोग देश से भागने की कोशिश करने लगे। ये टशनबाजी जो है ये बस दिखावटी है क्या? नहीं, ये दिखाया साधारण, मतलब बहुत साधारण बात नहीं है। ये फाइटर प्लेन यदि सुपरसोनिक स्पीड से उड़े, आवाज से गति से ज्यादा तेज उड़े, कोई भी प्लेन उड़े, वैसे फाइटर ही उड़ते हैं, तो उसका जो शॉक वेव आता है, मान लीजिए यहां पाए तो हमारी खिड़कियां टूट सकती है उसके शॉक से,
वो फिजिकल उसका अपीयरेंस होता है। महिलाएं यदि गर्भवती हैं अगले चरण में 8वें 8.5वें महीने में, तो उनका एबॉर्शन यानी गर्भपात हो सकता है। और ये लोग लोअर हाइट पे आके और उस स्पीड से उड़ रहे थे, जिससे कि ना आप किसी से बात कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। वो जो एक वाइब्रेशन जो आप दिख नहीं रहा है लेकिन हो रहा है, उसके कारण आपके सारे जितने चीज है वो उसमें तबाही की कारण बन रहे हैं। तबाही मतलब ऐसा नहीं कि घर गिर जाएगा, उस लेवल का भी नहीं है। तो इससे पूरी की पूरी जनता को और उनको दिखाने की कोशिश है कि भाई तुम नहीं माने तो अब तो हम केवल अभी साउंड बैरियर तोड़ रहे हैं, हम वास्तव में तुम्हें तबाह करेंगे, और डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां की आम जनता अपने सैनिकों को, सैनिक से ज्यादा उनके जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या रिलीजियस लीडर्स हैं, वो बाज आए और हम पर आक्रमण ना करें। धमकाने की बात है। जी नहीं, मेरा सवाल कुछ और है सर। जब इतनी नीचाई पे लाके आप अपना फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, जब आप जाके उत्तरी इजराइल में हमले कर रहे हैं, तो वहीं क्यों नहीं मार दिया इनको? वहां पे बॉम्ब ना गिराने का कारण होगा अभी, क्योंकि उड़ना आसान है उस स्पीड में और पूरे एरिया करना, आधे घंटे में सब, आधे घंटे से कम में सब जगह जा सकते हैं। लेकिन बॉम्ब गिराना है तो उस स्पीड पे उस हाइट पे नहीं जा सकते हैं, किसी खास वो कारण से उसको और कम करना पड़ेगा, और 2 ही 4-5 जगह गिरा सकते हैं। उतने इनके पास फाइटर नहीं है कि पूरे लेबनान में जाके हर जगह या खास खास ठिकानों पर 20-25 जगहों पर बमबारी कर सके। नहीं, मैं हिजबुल्लाह के जवाब की बात कर रहा हूं। जब हिजबुल्लाह जाके इजराइल में हमले कर रहा है, तो हिजबुल्लाह ने यही क्यों नहीं मार दिया? नहीं, हिजबुल्लाह के पास इस तरह के अभी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि स्पीड मतलब फाइटर की उतनी हो जाए। कोशिश शायद उन्होंने की होगी, लेकिन इतनी हो जाए कि वह साउंड की स्पीड से ज्यादा हो तो उसको ये लोग इंटरसेप्ट करके मार सके। शायद एक मार लेते हैं अंदाजा से, लेकिन इतनी अभी ताकत नहीं है, डिफेंस नहीं है। अभी सुनता हूं कि रशिया जो है वह ईरान को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की शुरुआत कर रहा है, शायद जा भी रहा है, धीमे धीमे यहां भी पहुंचे। जी चलिए, अगली खबर हमारे पास है ईरान से जुड़ी हुई। दावा किया जा रहा था, जांच की जा रही है, इस्माइल हानिया की मौत का कारण तो पता चल गया है, लेकिन उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं उनका भी जल्द खुलासा किया जाएगा। लेकिन अब सफाई दी जा रही है कि हमने तो किसी को पकड़ा ही नहीं है अभी तक। नहीं, यह कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। सफाई में यह भी आ रहा है सामने कि वास्तव में उन लोगों ने मतलब जो बारूद थे उनके ठिकाने पर जहां वो आए थे उसके अंदर उन्होंने जमा किया था। तो इसलिए मान लेते हैं कि यदि एयर से नहीं आया है या अंदर से ही मीडियम रेंज के मिसाइल से नहीं आया है, तो बारूद कैसे पहुंचा? हर तरह से इनके इंटेलिजेंस का और अभी भी इनकी नाकामयाबी झलक रही है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छुपाना चाह रहे हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब सही समय में ये लोग जवाब दे सके। कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जी चलिए, अब अगली और आखिरी खबर का रुख करते हैं, और नाम है याहिया सिंवार। याहिया सिंवार को कमान दे दी गई है हमास की। अभी तक वो मिलिट्री विंग के चीफ हुआ करते थे, लेकिन अब वो मिलिट्री के साथ साथ पॉलिटिकल विंग के भी चीफ होंगे। नेतन्याहू के लिए तो बड़ा झटका है ये खबर। नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर ने कहा था कि जहां तक सिनवार की बात है, याहिया सिनवार की बात है, वो एक डेड पर्सन है, मतलब कभी भी हम उनको खत्म कर सकते हैं। अब डेड पर्सन हो ना हो, अभी हमास के पोलिट ब्यूरो के चीफ बन गए, यानी मिलिट्री विंग है इनका, पॉलिटिकल विंग है, और जो भी है इकोनॉमिक ब्ला जितना है, यह वहां के अब हेड बन गए हैं। और यह किसी भी तरीके से, जहां तक मैं समझता हूं, थोड़ा मोड़ा जानकारी है, पूर्ण जानकारी नहीं इनके पास, यह बहुत समय से 35 वर्ष से अधिक समय से यह इस आंदोलन में शामिल है। जब से बना है तब से, शुरुआती दौर से लेके इजरायलियों ने इनको कब्जा में भी शायद रखा था, जेल में भी थे, वहां से छूटे भी हैं किसी आदान प्रदान किसी तरीके में, और आके पूर्ण तरह से यह हमास के प्रति, या सही में कहें पूरा में मिला के मिले तो पैलेस्टीन देश के स्वतंत्रता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और जहां तक इजराइल की बात है, इनको कोई राहत नहीं मिलेगा कि इस्माइल हानिया को मार दिया और ये आगे, इससे इनको कुछ भी राहत नहीं मिलने वाला है। और जहां तक पैलेस्टीन रेसिस्टेंस की बात है, वह और मजबूत होगा। जी क्या इसीलिए याहिया सिंवार को चुना गया है? क्योंकि बीच बीच में कुछ खबरें आती थी कि पॉलिटिकल विंग कुछ और बोल रहा है हमास का, मिलिट्री विंग कुछ और बोल रहा है, लेकिन अब एक ऐसे बंदे को ले आए हैं जो मिलिट्री विंग भी देखता था और अब वो पॉलिटिकल विंग भी देखेगा, यानी कि वो विरोधाभास जो होता था वो होगा ही नहीं। दूर दराज से यदि सोचूं मैं, मतलब आपके साथ बात करते करते लगा है, चीन ने 13-14 संगठनों के बीच में एकता करने की कोशिश की थी बीजिंग में। उसका असर हो सकता है कि बाकी छोटे मोटे जितने ग्रुप हैं या जैसे पीएलओ वगैरह है, उन्होंने इनके नाम पर मुहर लगाई हो
या विरोध नहीं किया हो, और इसलिए कुल मिला के आ रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं वो बहुत सही है कि अब इनकी यूनिटी बढ़ेगी और निश्चित रूप से इजराइल का कष्ट बढ़ेगा। जी, इनकी नियुक्ति को लेके अमेरिका बड़ा खामोश है, जबकि बाइडेन जो है वो कतर से भी बात कर रहे हैं, मिस्र से भी बात कर रहे हैं, एंटोनी ब्लिंकन जो है वो भी कई लोगों से बात कर रहा है ताकि ईरान कुछ ना करे। लेकिन याहिया सिंवार के नाम को लेके कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब उन्हें भी स्वीकार है, आओ भाई बैठो मेज पे, तुम्हारे से ही बात करेंगे। अब स्वीकार ना भी करके वो क्या उखाड़ लेंगे, माफ कीजिएगा ऐसे शब्द के लिए, लेकिन वो कर क्या लेंगे, इसलिए खामोशी है उनकी। इजराइल जितना भी कूद ले पीछे सोच सकता है, बाद में बोले, और इसीलिए खामोशी है। और एक तरह से कहें तो केवल इस हमास के लिए नहीं बल्कि 13-14 संगठनों के लिए नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज में जो इनके साथ है और वर्ल्ड ओवर जो इनके साथ है, सबने इनको पूर्ण मान्यता दे दी है, चाहे वह चुपके से हो या बोल के हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और सच यही है जो CNN ने रिपोर्ट छापी है कि पूरे गाजा के अंदर 24 बटालियन काम करती हैं हमास की, उसमें से सिर्फ 16 को चिन्हित कर पाया इजराइल और ज्यादा से ज्यादा 2 को नुकसान पहुंचा पाया है। ये पूरी रिपोर्ट CNN ने आज छापी है, और ये सब कुछ याहिया सिंवार की रणनीति की वजह से होता है। वो किस तरीके से वहां पर लड़ते हैं, और अब तक भी 10 महीने बाद भी, आज 7 अक्टूबर है, ये संगठन वहां पर इजराइल जैसी बड़ी ताकत से जूझ रहा है। देखते हैं अब आने वाले दिनों में मिलिट्री के तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर हमास का किस तरीके का रवैया दुनिया के सामने नया आता है या वही चलता है। ये सब आगे आने वाले वक्त में सामने आएगा। फिलहाल के लिए भी इतना ही। आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया, और तमाम चीजों पर रोशनी डाली, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।